अरे यार, सुनो। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में एकदम खो गए हो और खुद से ही सवाल कर रहे हो, मैं ये सब कर क्या रहा हूँ? क्या मैं कुछ सही भी कर रहा हूँ? मुझे तुम्हें एक किताब के बारे में बताना है जिसका नाम है वी कैन डू हार्ड थिंग्स। वी कैन डू हार्ड थिंग्स। तो सुनो, ये 3 कमाल की औरतें हैं, ग्लेनन डॉयल, उनकी पत्नी एब्बी वेम्बाक और उनकी बहन अमांडा। और पता है क्या? जिंदगी ने उन तीनों पर एक साथ और बहुत बुरी तरह से हमला बोल दिया। सिर्फ 1 साल के अंदर ग्लेनन को एनोरेक्सिया का पता चला, अमांडा को ब्रेस्ट कैंसर का और एब्बी के प्यारे भाई का निधन हो गया। वे तीनों एक ही समय में पूरी तरह से खो गई थी और वही बड़े बड़े सवाल पूछ रही थी जो हम सब कभी ना कभी पूछते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बात करना शुरू किया। सिर्फ एक दूसरे से नहीं, बल्कि उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्तों और दुनिया के 100 से भी ज्यादा सबसे ज्ञानी और समझदार लोगों से पूछा, आप भी इन मुश्किल रास्तों से गुजरे हैं। आपने क्या सीखा? आप इससे कैसे बाहर निकले? और उन्होंने वो सारी की सारी जिंदगी बचाने वाली सलाह और बुद्धिमानी इस किताब में डाल दी। यह कोई उपदेश देने वाली किताब नहीं है, यह तो बस इंसान होने की गाइड बुक है। सच कहूं तो इसे पढ़ना ऐसा है जैसे तुम अपने सबसे समझदार और प्यारे दोस्तों के साथ बैठकर कॉफी पी रहे हो और वे तुम्हारी हर बात समझते हैं। यह एक खूबसूरत याद दिलाती है कि तुम चाहे किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हो, दुख, प्यार, उलझन, तुम अकेले नहीं हो। किसी ने पहले भी उस रास्ते पर सफर किया है और वो तुम्हारा रास्ता रोशन करने में मदद कर सकता है। यह सचमुच वही गाइड बुक है जिसकी हम सबको बस इंसान होने के लिए जरूरत है। अध्याय 1, मैं ऐसा क्यों हूँ? Why am I like this? अरे यार, कभी बैठकर सोचा है कि मैं आखिर ऐसा हूँ क्यों? यह सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? ग्लेनन, एब्बी और अमांडा इस किताब की शुरुआत इसी गहरे सवाल से करती हैं। वे कहती हैं कि हम खुद के लिए एक पहेली की तरह हैं और इस पहेली को सुलझाना जरूरी है क्योंकि हमारे पैटर्न हमारे अपनों पर असर डालते हैं। वे बताती हैं कि इसकी जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। हम अपने परिवार में प्यार और सुरक्षा पाने के लिए कुछ खास तरीकों से व्यवहार करना सीख जाते हैं। जैसे एब्बी ने अपनी माँ का प्यार पाने के लिए एक एथलीट का चोला पहन लिया, या अमांडा ने घर में शांति बनाए रखने के लिए दूसरों की भावनाओं पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना सीख लिया। यह सब अनजाने में होता है। फिर आते हैं हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स, यानी रिश्तों में जुड़ने के तरीके। डॉक्टर अलेक्जेंड्रा सोलोमन बताती हैं कि बचपन में मिली देखभाल के आधार पर हम सुरक्षित, सिक्योर, चिंतित, एंग्शियस या बचने वाले, अवॉइडेंट बन जाते हैं और यही पैटर्न बड़े होने पर हमारे रिश्तों में दिखाई देते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हमारे परिवार में भी हम अनजाने में कुछ किरदार निभाते हैं, जैसे हीरो जो सब कुछ सही करने की कोशिश करता है, या विद्रोही, रिबेल, जो हमेशा नियमों को तोड़ता है। ये किरदार हमारी असली पहचान नहीं, बल्कि तनाव से निपटने के तरीके होते हैं। और सबसे गहरी बात, यह सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की भी कहानी है। विज्ञान बताता है कि उनका दुख, दर्द, ट्रॉमा जेनेटिक रूप से हम तक पहुंच सकता है। ट्रिशिया हर्सी कहती हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी दी है। तो जब हम पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो इसका जवाब हमारे परिवार, हमारे रिश्तों और हमारे इतिहास की परतों में छिपा है। इसे समझना खुद को आजाद करने की दिशा में पहला कदम है। अध्याय 2, मैं असल में कौन हूँ? Who am I really? तो दोस्त, पहले चैप्टर के बाद अब यह सवाल आता है,
अगर मैं अपने परिवार और आदतों का नतीजा हूँ, तो फिर मैं असल में हूँ कौन? यह सवाल एब्बी को तब बहुत परेशान करता है जब वह सॉकर से रिटायर होती है और उसकी एथलीट वाली पहचान खो जाती है। हम सब पहचान के लिए ऑनलाइन क्विज लेते हैं। आप कौन से कुत्ते की नस्ल हैं? क्योंकि हम खुद को समझना चाहते हैं। इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत संदेश सोनिया रेनी टेलर देती है। वह कहती है कि हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हम पहले से ही वह सब कुछ है जो हमें होना चाहिए, ठीक एक बलूत के बीज एकॉन की तरह जिसमें एक पूरा पेड़ बनने की क्षमता होती है। समाज हमें बताता है कि हम अधूरे हैं ताकि वह हमें कुछ बेच सके, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अधूरे नहीं हैं। रिचर्ड श्वार्ट्ज इंटरनल फैमिली सिस्टम्स इफ्स के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि हमारे अंदर कई हिस्से होते हैं, एक डरपोक, एक साहसी, एक आलोचक, लेकिन इन सब के अलावा एक सेल्फ आत्म होता है जो हमारा असली, शांत और समझदार रूप है। यह हमारा वो हिस्सा है जिस पर किसी दुख या डर का असर नहीं होता। और एक और जरूरी बात, आप अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो उन विचारों को देख रहा है। और सबसे प्यारी बात ग्लेनन कहती है, हम सब एक ही समंदर की बूंदें हैं जो अलग अलग बाल्टियों शरीरों में हैं। हमारे अंदर का ईश्वर तत्व एक ही है, इसीलिए हमें अलगाव का दर्द महसूस होता है। तो मैं कौन हूँ? इसका जवाब है, मैं वह सब कुछ हूँ जो पहले से ही मेरे अंदर है। मुझे बस उस पर जमी धूल हटानी है और अपनी असलियत को पहचानना है। यह एक खोज है, कोई मंजिल नहीं। अध्याय 3, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने खुद को खो दिया है? हाउ डू आई नो व्हेन आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस एक कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट बनकर रह गई है? जब दोस्तों से मिलना भी एक काम लगने लगे, तो समझो कि कहीं ना कहीं तुम खुद को खो चुके हो। अमांडा इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। यह एक पाई खाने की प्रतियोगिता है और इनाम में और ज्यादा पाई मिलती है। जब राहत ही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी बन जाए, तो यह एक संकेत है। ग्लेनन कहती है कि जब कोई पूछता है कैसी हो और तुम्हारा जवाब हमेशा ठीक हूँ होता है, जबकि अंदर से तुम ठीक नहीं हो, तब तुम खुद से दूर हो। यह एक और संकेत है जब तुम दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में इतना व्यस्त हो जाते हो कि अपनी तरफ देखने का वक्त ही नहीं मिलता। यह खुद से भागने का एक तरीका है। एब्बी अपना अनुभव बताती है कि वह अपनी जिंदगी का सिर्फ आधा हिस्सा जी रही थी, खुशी वाला। उन्होंने अपने गुस्से और दुख को पूरी तरह से दबा दिया था, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि मजबूत लोग ऐसा ही करते हैं। जब हम अपने हिस्सों को छिपाते हैं, तो हम खुद को खो देते हैं। मेगन रेपिनो भी कहती है कि वह अपनी भावनाओं से बचने के लिए खुद से अलग डिसोसिएट हो जाती थी, जैसे वह अपने शरीर के ऊपर तैर रही हो। एक और बड़ा संकेत है नाराजगी, रिजेंटमेंट। जब तुम्हें किसी और को आराम करते देख गुस्सा आए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे गलत हैं। इसका मतलब है कि तुम भी वही आराम चाहते हो, लेकिन खुद को उसकी इजाजत नहीं दे रहे। तुम्हारी नाराजगी उस चीज की तरफ इशारा कर रही है जो तुम असल में चाहते हो। तो जब जिंदगी बेरंग और बोझिल लगने लगे, तो रुको और देखो। ये संकेत तुम्हें बता रहे हैं कि अब खुद के पास लौटने का समय आ गया है। अध्याय 4, मैं खुद के पास वापस कैसे लौटूं? हाउ डू आई रिटर्न टू माई सेल्फ? तो दोस्त, जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हम खुद को खो चुके हैं, तो सवाल उठता है कि वापस कैसे आया जाए। यह चैप्टर हमें घर वापसी के रास्ते दिखाता है। ग्लेनन एक टच ट्री का जिक्र करती हैं। जंगल में एक ऐसा पेड़ जिसे आप पहचानते हैं,
ताकि आप भोजन की तलाश में भटकने के बाद वापस अपनी जगह पर लौट सकें। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही टच ट्री होने चाहिए, कुछ ऐसी आदतें या सच्चाइयां जो हमें हमारे पास वापस ले आएं। सबसे पहला कदम है खुद के प्रति नरम होना। ट्रेसी एलिस रॉस कहती हैं कि हम जिंदगी में बार बार भटकेंगे, यह सच है। जरूरी यह है कि हम उस वक्त अपनी उस अंदर की बच्ची को संभालें जो डरी हुई है और उसे कहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने हर पुराने रूप को माफ करो और गले लगाओ जिसने तुम्हें जिंदा रहने में मदद की। दूसरा, अपनी भावनाओं को महसूस करने की हिम्मत करो पूरी तरह से। ग्लेनन बताती हैं कि उन्होंने 4 मिनट के गाने सुनकर रोने की प्रैक्टिस की ताकि वह फिर से महसूस करना सीख सकें। रोना कोई कमजोरी नहीं, यह एक तरह का शुद्धिकरण है। और तीसरा, वह सच बोलो जिसे बोलने से तुम डरते हो। एशले सी फोर्ड कहती हैं कि बस आधे मिनट के लिए यह यकीन कर लेना कि सच बोलने के बाद भी तुम्हें प्यार किया जा सकता है, बहुत बड़ी हिम्मत देता है। जब हम बहुत ज्यादा टूटे हुए और संवेदनशील महसूस करते हैं, तो ग्लेनन कहती हैं कि हम एक केकड़े की तरह हैं जो अपना पुराना खोल छोड़कर नए की तलाश में है। उस वक्त हमें छिपने और खुद का ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि हम कमजोर नहीं, बल्कि बढ़ रहे हैं। और सबसे जरूरी, अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करो। एक गिलास पानी पीना, गहरी सांस लेना या टहलने जाना, ये छोटी छोटी चीजें हमें हमारे पास वापस लाती हैं। हीलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह बस इंसान होने की बुनियादी बातों पर लौटना है। अध्याय 5, मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं क्या चाहती हूँ। हाउ डू आई फिगर आउट वॉट आई वॉन्ट? अमांडा एक बहुत ही प्यारी बात से इस चैप्टर को शुरू करती है। वह अपनी दोस्त से पूछती है कि वह अपनी शादी में रहना चाहती है या नहीं, और दोस्त जवाब देती है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मुझे रात के खाने में क्या चाहिए। यह कितनी सच्ची बात है। हम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं यह भूल ही जाते हैं। तो हम अपनी चाहतों का पता कैसे लगाएं? पहला तरीका है अपनी अंतरात्मा, इंट्यूशन पर भरोसा करना। ग्लेनन कहती है कि उनके हर बड़े और अच्छे फैसले की जड़ में एक अंदरूनी एहसास था, और हर गलत कदम एक ऐसे एहसास को नजरअंदाज करने का नतीजा था। एशले सी फोर्ड इसे अपनी हड्डियों पर विश्वास करना कहती हैं। यह वह अंदरूनी आवाज है जो हमेशा सही रास्ता जानती है। दूसरा तरीका है प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंटेशन। आलोक कहते हैं कि प्रामाणिकता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक दिशा है। हमें चीजें आजमा कर देखनी चाहिए, गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए। ग्लेनन एक मजेदार तरीका बताती हैं, सिक्का उछालो। जब सिक्का हवा में हो तो तुम्हारा दिल जिस परिणाम के लिए दुआ करेगा वही तुम्हारी असली चाहत है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने शरीर को सुनना। नेटली पोर्टमैन फुल बॉडी यस के बारे में बताती हैं, जब आपका पूरा शरीर किसी चीज के लिए हाँ कहता है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और आपका शरीर शांत और विशाल महसूस करता है, तो वह आपके लिए है। और अगर वह सिकुड़ता है या ठंडा महसूस करता है, तो वह आपके लिए नहीं है। हमारी चाहतें हमारे दिमाग में नहीं, हमारे शरीर में छिपी होती हैं। और आखिर में अपनी असहज भावनाओं पर ध्यान दो। ईर्ष्या, नाराजगी या घृणा, ये अक्सर उन चीजों की ओर इशारा करती हैं जिन्हें हम चाहते हैं पर पाने से डरते हैं। तुम्हारी चाहत तुम्हारी लालसा, यर्निंग में छिपी है, और उस पर भरोसा करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अध्याय 6, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? हाउ डू आई नो व्हाट टू डू? जिंदगी एक अपनी एडवेंचर खुद चुने, चूज योर ओन एडवेंचर किताब की तरह है न? हर फैसला कहानी को एक नई दिशा देता है,
और यह बहुत डरावना हो सकता है। तो जब हम एक चौराहे पर खड़े हों, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता लेना है? इस चैप्टर का सार यह है, दूसरों से उन जगहों का रास्ता पूछना बंद करो जहां वे कभी गए ही नहीं। तुम्हें अपने अंदर के कंपास पर भरोसा करना होगा। अमांडा कहती हैं कि हमें यह पूछना बंद कर देना चाहिए कि क्या यह सही है, और पूछना शुरू करना चाहिए कि क्या यह मेरे लिए है। सही और गलत समाज के बनाए हुए नियम हैं, लेकिन मेरे लिए और मेरे लिए नहीं, तुम्हारी अपनी सच्चाई है। तो अपने अंदर के कंपास को कैसे सुनें? मार्था बेक कहती हैं, अपने शरीर में महसूस करो कि क्या चीज तुम्हें शांति और सुकून देती है, क्या चीज तुम्हें गर्मजोशी और आजादी का एहसास कराती है। तुम्हारी सच्ची इच्छा हमेशा शांतिपूर्ण महसूस होगी, जबकि डर और दबाव वाली चीजें बेचैनी पैदा करेंगी। जब तुम सही फैसले पर पहुंचोगे, तो तुम्हारा शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। ग्लेनन कहती हैं कि यह अंदरूनी गाइड हमें कभी भी 5 साल का प्लान नहीं बताता, बस अगला सही कदम बताता है। एक एक कदम करके ही पूरा रास्ता रोशन होता है। एक और तरीका है अपनी लालसा, लॉन्गिंग को अपने डर से ज्यादा तवज्जो देना। अगर तुम्हारा दिल किसी चीज के लिए तरस रहा है, लेकिन दिमाग डर दिखा रहा है, तो हमेशा अपनी लालसा को चुनो और छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करो। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुद पर भरोसा करने की प्रैक्टिस करो, जैसे आज क्या पहनना है। धीरे धीरे बड़े फैसलों के लिए भी आत्मविश्वास आ जाएगा। आखिर में तकलीफ और बेचैनी से भागो मत। ग्लेनन कहती है कि यही एज हमें बदलने के लिए प्रेरित करती है। हमारी तकलीफ में ही हमारी जिंदगी के निर्देश छिपे होते हैं। अध्याय 7, मैं मुश्किल काम कैसे करूं? हाउ डू आई डू द हार्ड थिंग? अक्सर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफें इसलिए होती हैं क्योंकि हम एक मुश्किल काम करने से बच रहे होते हैं, जिसे हम जानते हैं कि हमें करना ही है। हम एक बुरी शादी में रहते हैं ताकि तलाक के दर्द से बच सकें। हम लंबे समय के दुख को थोड़े समय के दर्द पर तरजीह देते हैं। यह अजीब है, लेकिन हम सब ऐसा करते हैं। तो उस मुश्किल काम को करने की हिम्मत कैसे जुटाएं? पहली बात, यह समझो कि हर मुश्किल एक जैसी नहीं होती। सोनिया रेनी टेलर कहती हैं कि हमें सही तरह की मुश्किल चुननी है। यह वह मुश्किल है जो हमें आजादी और हमारी असलियत के करीब ले जाती है, भले ही उसमें चोट लगे। अगर तुम मुश्किल में पड़ने ही वाले हो, तो उस दिशा में पड़ो जो तुम्हें आजादी की ओर ले जाए। दूसरी, सच बोलो। झूठ हमें कभी नहीं बचाता। एलिजाबेथ गिलबर्ट अपनी कहानी बताती हैं कि जब उनकी दोस्त रया को कैंसर हुआ, तो उन्हें यह सच बोलना पड़ा कि वह उनसे प्यार करती हैं। उस सच को न बोलने का दर्द उसे बोलने के डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। सच बोलना मुश्किल होता है, पर जरूरी है। तीसरी और सबसे जरूरी चीज है सीमाएं, बाउंड्रीज तय करना। नेड्रा ग्लोवर टोवाब कहती हैं कि सीमाएं हमारी जरूरतें हैं जिन्हें हमें जाहिर करना होता है, और जब हम सीमाएं तय करते हैं तो लोगों की प्रतिक्रियाओं से डरना नहीं है। ग्लेनन कहती हैं कि सीमा तय करने के 2 हिस्से हैं। पहला, अपनी बात कहना, और दूसरा, तूफान में एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े रहना जब तक कि सबके जज्बात शांत न हो जाए। और आखिरी बात, यह समझो कि सही फैसलों में भी दर्द होता है। अगर तुमने एक मुश्किल रास्ता चुना है और उसमें तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा फैसला गलत था। ग्लेनन कहती हैं, यह दुखदाई हो सकता है और फिर भी सही हो सकता है। जिंदगी हमें आसान विकल्प नहीं देती। हमें बस यह चुनना होता है कि हम कौन सी सही तरह की मुश्किल का सामना करना चाहते हैं। अध्याय 8, मैं जाने कैसे दूं? हाउ डू आई लेट गो? जाने देना या लेट गो करना
सुनने में कितना आसान लगता है, पर करने में उतना ही मुश्किल। ग्लेनन कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चीज को सही मायने में जाने नहीं दिया है। वह हर दुख, हर गलती को अपने अंदर सहेज कर रखती हैं और यह बोझ बहुत भारी है। तो हम इस बोझ को कैसे उतारें? सबसे पहली और गहरी बात यह है कि उस तस्वीर को जाने दो जो तुम्हारे दिमाग में है कि चीजें कैसी होनी चाहिए थी। एशले सी फोर्ड कहती है कि माफी का मतलब है इस उम्मीद को छोड़ देना कि अतीत अलग हो सकता था। जो हो गया सो हो गया। उसे स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। दूसरा, यह समझना कि हर चीज को ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। केट बॉलर बताती है कि कैंसर ने उन्हें यह सिखाया कि दुनिया उनके बिना भी चल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम नियंत्रण छोड़ देंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि नियंत्रण एक भ्रम है। हम दूसरों की जिंदगी या उनके फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा, यह पहचानो कि किसी को ठीक करने की कोशिश करना और उससे प्यार करना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जब हम किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम असल में उनके व्यवहार से रिश्ता बना रहे होते हैं, न कि उस इंसान से। अमांडा कहती है कि वह अपनी जिंदगी की खूबसूरती को मैनेज करने में इतनी व्यस्त थी कि उसे जीना ही भूल गई। अपने लोगों को वैसे ही प्यार करो जैसे वे हैं। और आखिर में खुद को माफी दो। कभी कभी जाने देने का मतलब होता है उस रिश्ते को छोड़ देना जो अब तुम्हारे लिए सही नहीं है। एब्बी कहती है कि उन्होंने सॉकर, शादी और शराब को छोड़ा और इसी वजह से उन्हें खुशी मिली। माफी हमेशा करीब आने के लिए नहीं होती, कभी कभी यह दूर जाने के लिए होती है ताकि तुम आजाद हो सको। जाने देना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन उस बोझ को ढोते रहना उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। अध्याय 9, मैं आगे कैसे बढ़ूं? हाउ डू आई गो ऑन? जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी तकलीफ आती है, जैसे किसी अपने को खो देना, तो यह सवाल पहाड़ जैसा लगता है, मैं आगे कैसे बढ़ूं? एब्बी अपने भाई को खोने के बाद यही महसूस करती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि असहनीय को कैसे सहा जाए। चेरिल स्ट्रेट कहती हैं, हम असहनीय को सह सकते हैं। जब उनकी माँ गुजरी तो उन्हें लगा कि वह जी नहीं पाएंगी, लेकिन वह जीती रहीं। अमांडा कहती है कि तुम्हें यह मानने की जरूरत नहीं है कि तुम ठीक हो जाओगे, बस एक एक कदम बढ़ाते रहो और एक दिन तुम पाओगे कि तुम ठीक हो। शोक, ग्रीफ में आगे बढ़ने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। तुम्हें बस अपने शोक को रास्ता दिखाने देना है। मारिसा रेनीली कहती है कि जब शोक आता है तो वह इंचार्ज होता है, तुम नहीं। तुम्हें खुद को हर उम्मीद से आजाद करने की इजाजत देनी होगी। और शोक का मतलब हमेशा उदासी नहीं होता। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती है कि उनके शोक में उत्सव का भी एक अजीब सा तत्व था, क्योंकि वह इस बात का जश्न मना रही थी कि उन्होंने उस व्यक्ति से कितना प्यार किया। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम इससे उबरने की कोशिश मत करो। शोक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें बस उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने का एक नया तरीका खोजना है, भले ही वह अब शारीरिक रूप से मौजूद न हो। तुम उनसे बात कर सकते हो, उनकी यादों को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हो। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ओशन वोंग कहते हैं कि जब उन्हें एहसास हुआ कि हर कोई किसी न किसी माँ को खोएगा, तो उन्हें सबसे जुड़ाव महसूस हुआ। हर कोई किसी न किसी दुख से गुजर रहा है, और आखिर में हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। कार्सन ट्यूएलर अपनी दुर्घटना के दिन को पुनर्जन्म का दिन कहते हैं। दुख तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन यह तुम्हें एक नई सच्चाई के लिए खोल भी सकता है।
बस एक बार में एक कदम। अध्याय 10। मैं अपने शरीर के साथ शांति कैसे बनाऊं? हाउ डू आई मेक पीस विथ माई बॉडी? यह चैप्टर एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछता है। हम अपने शरीर के साथ, जो हमारा एकमात्र सच्चा घर है, शांति कैसे स्थापित करें? ग्लेनन कहती हैं कि वह पूरी जिंदगी एक आरामदायक घर की तलाश में घूमती रहीं, पर बाद में समझा कि असली बेचैनी तो उनके अपने शरीर में थी। इसकी शुरुआत यह समझने से होती है कि हमें अपने शरीर से नफरत करना सिखाया गया है। हम ऐसे पैदा नहीं हुए थे। चाहे वह स्कूल की टीचर की टिप्पणी हो, या किसी रिश्तेदार का मजाक, या समाज के सुंदरता के मापदंड, हमें बचपन से ही यह संदेश मिलता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ है। और यह संदेश कौन देता है? डॉक्टर एमोस विल्सन कहते हैं, उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें समस्या से लाभ होता है, न कि उन पर जो समस्या से पीड़ित हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री, डाइट कल्चर, यहाँ तक कि BMI चार्ट, ये सब हमें यह महसूस कराने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि हम अधूरे हैं, ताकि वे हमें कुछ बेच सकें। तो शांति का रास्ता क्या है? पहला, उन सभी चीजों को अस्वीकार करना जो हमें बताती हैं कि हम टूटे हुए हैं या हमें खुद से डरना चाहिए। अमांडा कहती हैं कि अगर हम सब सुंदरता के मानकों को मानने से इनकार कर दें, तो वे मानक ही खत्म हो जाएंगे। दूसरा, अपने शरीर की जरूरतों को ध्यान से सुनना और उनका सम्मान करना। जब तुम्हें प्यास लगे तो पानी पियो, जब थक जाओ तो आराम करो। अपने शरीर के साथ एक दयालु रिश्ता बनाओ। तीसरा, इस बात पर ध्यान केंद्रित करो कि तुम्हें क्या पसंद है, न कि इस पर कि तुम कैसे दिखते हो। ग्लेनन एक चमकीले ब्रेसलेट का उदाहरण देती हैं, जो उन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें उसे देखना पसंद था, न कि इसलिए कि वह उन पर अच्छा लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह याद रखो, तुम्हारा शरीर तुम्हारी उत्कृष्ट कृति, मास्टरपीस नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारा शरीर एक पेंट ब्रश है जिससे तुम्हें अपनी जिंदगी का कैनवास रंगना है। उस ब्रश को कोसने के बजाय उसका इस्तेमाल करके कुछ खूबसूरत बनाओ। अध्याय 11। मैं सच्चे दोस्त कैसे बनाऊं और बनाए रखूं? हाउ डू आई मेक एंड कीप रियल फ्रेंड्स? दोस्ती, यह हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा है, पर इसे निभाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सच्ची और गहरी दोस्ती कैसे बनाई और बचाई जाए। सबसे पहली बात, दोस्ती को प्राथमिकता दो। ग्लेनन मानती है कि वह दोस्ती से बचती थी क्योंकि उन्हें लोगों से डर लगता था, लेकिन उन्होंने सीखा कि मुश्किल समय से निकलने के लिए दोस्ती जरूरी है। और दोस्ती का मतलब सिर्फ एक या दो गहरे दोस्त नहीं होता। सामंथा इरबी कहती है कि हमारे पास कैपिटल फ्रेंड्स, गहरे दोस्त, और लोअरकेस फ्रेंड्स, हल्के फुल्के दोस्त, दोनों होने चाहिए। दोस्त बनाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। ग्लेनन एक बिल्ली के बच्चे का उदाहरण देती है। हम उस बिल्ली को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जो पहले हमारे पास आती है। मतलब, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, तो हमें पहले उन्हें पसंद करना होगा। रीज विदरस्पून कहती हैं कि दोस्त बनाना ठंडे पूल में 2 फीट की छलांग लगाने जैसा है। एक बार अंदर जाने के बाद यह उतना ठंडा नहीं लगता। सच्ची दोस्ती के लिए अपनी कमियों को छिपाना बंद करना होगा। ग्लेनन कहती है कि वह पहले सिर्फ अपनी सुलझी हुई कहानियां सुनाती थी, अपनी उलझने नहीं। यह सच्ची दोस्ती नहीं है। सच्ची दोस्ती तब बनती है जब आप कहते हैं, यार, मैं उलझा हुआ हूं, क्या हम साथ में उलझ सकते हैं? और हाँ, दोस्तों के लिए हमेशा मौजूद रहो। लवी अजय जोन्स कहती हैं कि दोस्त वह है जिसके लिए आप संकट के समय खड़े हों। यह सिर्फ अच्छे समय का साथ नहीं है। दोस्तों को लगातार चीयर करो। जैसे एलेक्स मॉर्गन बताती है,
कि एब्बी ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और मुश्किल बातें कहने और सुनने की हिम्मत रखो। डॉक्टर मारिसा फ्रैंको कहती हैं कि जिन रिश्तों में टकराव के बाद सुलह होती है वे ज्यादा गहरे होते हैं। दोस्ती एक सुरक्षा जाल की तरह है जो हमें थामे रखती है। हमें बस उस जाल को बुनने और संभालने की मेहनत करनी होगी। अध्याय 12, मैं अपने व्यक्ति से कैसे प्यार करूं? हाउ डू आई लव माई पर्सन? प्यार यह जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे डरावना सफर है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि एक गहरे, सच्चे और टिकाऊ रिश्ते को कैसे जिया जाए। इसकी शुरुआत यह समझने से होती है कि प्यार में सिर्फ पढ़ना, फॉलिंग इन लव ही नहीं होता, बल्कि उठना, राइजिंग इन लव भी होता है। शुरुआती नशा और जुनून जब उतरता है तब असली रिश्ता शुरू होता है। ग्लेनन कहती हैं कि यह वह पल होता है जब आप अपने मैं को फिर से याद करते हैं जो हम बनने से पहले मौजूद था। यह डरावना हो सकता है, लेकिन यहीं से असली गहरा प्यार शुरू होता है। दूसरा, इस सोच को छोड़ दो कि प्यार कैसा होना चाहिए और उस प्यार को गले लगाओ जो तुम्हारे पास है। अमांडा कहती हैं कि हमें हमेशा तूफानी, बिजली कड़कने वाले प्यार, लाइटनिंग लव को सबसे अच्छा बताया जाता है, लेकिन कभी-कभी बिजली आपका घर भी जला देती है। एक शांत, आरामदायक प्यार भी उतना ही कीमती हो सकता है। एक अच्छे रिश्ते में अपने साथी पर पूरा ध्यान दो। यह छोटी-छोटी चीजों में नजर आता है, जैसे एब्बी ग्लेनन के लिए कपड़े धोने से पहले अपने मोजे सीधे कर देती हैं ताकि ग्लेनन का समय बचे। यह गहरा, आपसी ध्यान ही प्यार है और अपने साथी को वह सब कुछ होने दो जो वे हैं। सारा बरेलिस बताती हैं कि जब वह डरकर रिश्ता तोड़ने की कोशिश करती थी तो उनके पार्टनर ने उन्हें उनकी तकलीफ को सम्मान के साथ महसूस करने की जगह दी। अच्छा प्यार हमें खुद को पूरी तरह से जाहिर करने पर जोर देता है। टकराव से डरो मत। ग्लेनन कहती हैं कि वह टकराव के पक्ष में है क्योंकि यही एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का एक जरिया है। जो लोग टकराव से बचते हैं वे असल में एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं। और आखिर में अपने साथी को हर दिन एक नए इंसान की तरह जानने की कोशिश करो। यह मत सोचो कि तुम उन्हें पूरी तरह जानते हो। नयापन और जिज्ञासा ही रिश्ते को जिंदा रखते हैं। प्यार एक आसान मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है जो हिम्मत, ध्यान और एक दूसरे को आजाद छोड़ने की कला की मांग करती है। अध्याय 13, सेक्स। क्या मैं यह सही कर रही हूँ? सेक्स, Am I doing this right? यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा संदेश मिलते हैं, फिर भी हम सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। यह चैप्टर सेक्स को लेकर हमारी शर्म और उलझन को दूर करने की एक कोशिश है। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि कामुकता, सेक्सुअलिटी हर किसी के लिए जीवन भर की खोज है। यह सिर्फ क्वीर लोगों के लिए नहीं है। अमांडा मानती है कि चूंकि वह स्ट्रेट थी, इसलिए उन्होंने कभी अपनी कामुकता पर सवाल नहीं उठाया और उसे जानने का एक बड़ा मौका गवा दिया। हमें अपनी पसंद नापसंद, अपनी इच्छाओं को लेबल के परे जाकर खोजना होगा। दूसरी बात, सेक्स सिर्फ सेक्स से कहीं बढ़कर है। एब्बी के लिए जब ग्लेनन सुबह कॉफी देती है तो वह भी सेक्स की शुरुआत है। यह जुड़ाव और अपनेपन का एहसास है। एस्तेर पेरेल कहती हैं कि सेक्स सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह एक जगह है जहां आप जाते हैं। यह वह जीवंतता और ऊर्जा है जो हमें जिंदा महसूस कराती है। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, आनंद ही इसका उद्देश्य है। प्लेजर इज द पॉइंट। हम अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें कितनी बार सेक्स करना चाहिए, जबकि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हमें इससे आनंद मिल रहा है। डॉक्टर लोरी ब्रोटो कहती हैं कि अगर आपको सेक्स की इच्छा नहीं हो रही,
तो पहले खुद से पूछें, क्या जो सेक्स आप कर रहे हैं वह इच्छा करने लायक है? नागोस्की 2 तरह की इच्छाओं के बारे में बताती है, सहज, स्पॉन्टेनियस, और प्रतिक्रियाशील, रिस्पॉन्सिव। सहज इच्छा मन में शुरू होती है, जबकि प्रतिक्रियाशील इच्छा शरीर में स्पर्श या आनंद के बाद शुरू होती है। 85% महिलाओं में प्रतिक्रियाशील इच्छा होती है। इसलिए अगर आपको तुरंत इच्छा महसूस नहीं होती, तो आप में कोई कमी नहीं है, आप सामान्य हैं। और याद रखें, बात करना बहुत जरूरी है। अपनी जरूरतों, अपनी पसंद नापसंद के बारे में अपने साथी से बात करें। यह शर्म को कम करता है और जुड़ाव को बढ़ाता है। अध्याय 14, पेरेंटिंग। क्या मैं यह सही कर रही हूँ? पेरेंटिंग, एम आई डूइंग दिस राइट? पेरेंटिंग एक ऐसा सफर जो खूबसूरत, डरावना और दिल तोड़ने वाला सब एक साथ है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि इस मुश्किल रास्ते पर कैसे चलें। सबसे पहली बात ग्लेनन कहती है, एक बेहतर माता पिता बनने की कोशिश करना बंद करो। बस एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो और अपने बच्चों को तुम्हें देखने दो। अपने बच्चों से अपनी गलतियां, अपने डर और अपनी कमियां छिपाओ मत। जब वे देखेंगे कि इंसान होना क्या होता है, तभी वे अपनी इंसानियत को लेकर शर्मिंदा नहीं होंगे। दूसरी बात, अपने बच्चे को वैसे देखो जैसे वे वास्तव में हैं। ग्लेनन कहती है कि बच्चे मिट्टी के गोले नहीं हैं, जिन्हें हमें अपनी मर्जी से आकार देना है। वे बीज हैं, जिन्हें हमें बस सही माहौल देना है ताकि वे अपने आप खिल सकें। हमें उन्हें दुनिया की स्वीकृति पाने के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को बदलें, अपने बच्चे को नहीं। तीसरा, अपने बच्चे को मुश्किल भावनाओं को महसूस करने दो। डॉक्टर बेकी कैनेडी कहती हैं कि जब आपका बच्चा दुखी हो तो उसे वहां से खींचने की कोशिश मत करो। बस उसके साथ उस बेंच पर बैठो और कहो, मैं देख रही हूँ कि तुम दुखी हो, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा काम उन्हें दर्द से बचाना नहीं है, बल्कि दर्द से गुजरने में उनका साथ देना है, ताकि वे सीख सकें कि वे आग से भी बचकर निकल सकते हैं। और जब आपसे गलती हो जाए तो मरम्मत, रिपेयर करो। डॉक्टर बेकी कहती है कि मरम्मत रिश्तों की नंबर 1 रणनीति है। माफी मांगने से आप उस याद को बदल देते हैं और अपने बच्चे को आत्मदोष से बचाते हैं। यह उन्हें सिखाता है कि गलतियां होती हैं और उन्हें ठीक किया जा सकता है। और अंत में, याद रखो कि एक महिला तब एक जिम्मेदार माँ बनती है जब वह एक आज्ञाकारी बेटी बनना छोड़ देती है। वह यह समझती है कि वह कुछ नया बना रही है, जो उसके माता पिता ने बनाया था उससे अलग। अध्याय 15, मैं खुश क्यों नहीं हो सकती? Why can't I be happy? यह सवाल हम में से ज्यादातर लोगों को परेशान करता है। हम सब कुछ करते हैं, फिर भी खुशी एक दूर का सपना लगती है। यह चैप्टर बताता है कि शायद हम गलत जगह पर खुशी ढूंढ रहे हैं। एक बड़ी वजह है क्षितिज पर जीना, हॉराइजन लिविंग। अमांडा और केट बॉलर दोनों इस बारे में बात करते हैं कि हम हमेशा अगली चीज के बारे में सोचते रहते हैं, अगला लक्ष्य, अगली उपलब्धि। हम वर्तमान में मौजूद चीजों से प्यार करने के बजाय भविष्य की संभावनाओं से प्यार करते हैं। हम उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, यह भूलकर कि सुंदरता तो रास्ते में भी है, हमारे आसपास भी है। तो खुशी का रास्ता क्या है? पहला, यह तय करना कि पर्याप्त क्या है। एड्रियन मैरी ब्राउन कहती है कि संतुष्ट होना सीखना एक क्रांतिकारी कार्य है, क्योंकि हमारा समाज हमें हमेशा और ज्यादा चाहने के लिए उकसाता है। जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वह काफी है, तो एक अजीब सी शांति मिलती है। दूसरा, खुशी के लिए जगह बनाओ। ग्लेनन कहती है कि हमारी जिंदगी एक जलती हुई आग की तरह है जिसके लिए ईंधन, हमारी इच्छाएं तो है,
पर उसे जलने के लिए हवा और गर्मी, समय और ध्यान नहीं मिलती। हमें अपनी जिंदगी में न कहना सीखना होगा ताकि हम उन चीजों के लिए जगह बना सके जो हमें सच में खुशी देती हैं। जैसे कैथरीन प्राइस ने ड्रम बजाना शुरू किया। तीसरा, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को पहचानो और उनका नाम रखो। मॉर्गन हार्पर निकोल्स कहती हैं कि शांति और उपस्थिति के लिए जंगल में जाकर लकड़ियां उठाने की जरूरत नहीं है। यह किसी के लिए एक ईमेल को ध्यान से लिखने में भी मिल सकती है। जब हम छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना शुरू करते हैं तो पूरा दिन आनंदमय लगने लगता है। और आखिर में, एक शहीद बनना बंद करो। ग्लेनन कहती हैं कि जब हम अपने बच्चों के लिए मरते हैं तो हम उन्हें भी यही सिखाते हैं कि प्यार का मतलब जिंदगी का अंत है। हमें उनके लिए जीना शुरू करना होगा। हमारी खुशी सिर्फ हमारी नहीं है, यह संक्रामक है और हमारे आसपास के लोगों को भी छूती है। अध्याय 16, मैं इतना गुस्से में क्यों हूँ? Why am I so angry? गुस्सा, खासकर महिलाओं का गुस्सा, समाज को बहुत असहज करता है। हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा एक बुरी चीज है जिसे दबा देना चाहिए। ग्लेनन कहती हैं कि वह दशकों तक लिप ग्लॉस में एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह थी। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि गुस्सा हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है। पहली और सबसे जरूरी बात, गुस्सा तुम्हें बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है, न कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। जब हम गुस्सा महसूस करते हैं तो अक्सर इसका कारण कोई गहरी चोट या अन्याय होता है। एशले सी फोर्ड कहती हैं कि वह खुद से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वह उन लोगों या सिस्टम पर गुस्सा नहीं कर सकती थी जिन्होंने उन्हें असल में नुकसान पहुंचाया था। गुस्से को कहीं तो जाना था, इसलिए वह खुद पर ही निकल गया। दूसरी बात, गुस्सा अक्सर किसी दूसरी भावना का कवच होता है। ग्लेनन मानती है कि जब वह डरती है तो वह गुस्सा हो जाती है। प्रेंटिस हेम्फिल भी यही कहते हैं। जब हम अपनी असली नरम भावनाओं जैसे डर, दुख को दिखाने से डरते हैं तो हम गुस्से का मुखौटा पहन लेते हैं। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो खुद से पूछो, क्या मैं असल में डरा हुआ हूँ? तीसरी बात, गुस्सा तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। डॉक्टर बेकी कैनेडी कहती हैं कि माएं अक्सर सबके लिए खाना बनाती हैं और दिन के अंत में खुद भूखी रह जाती हैं। जब हमारी जरूरतें लगातार नजरअंदाज होती हैं, तो वह हताशा गुस्से के रूप में बाहर आती है। डॉक्टर मारिसा जी फ्रैंको पूछती हैं, हम उस जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं जो हमारे गुस्से में छिपी है? और आखिर में, गुस्से को बदलाव के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करो। चानी निकोलस कहती हैं कि जब हम गुस्से को सही दिशा देते हैं तो हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। ग्लेनन कहती है कि महिलाओं को उनके गुस्से से इसीलिए डराया जाता है क्योंकि यह बदलाव का सबसे बड़ा एजेंट है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी ताकत है, उसे सुनो। अध्याय 17, मैं माफ कैसे करूं? हाउ डू आई फॉरगिव? माफी, फॉरगिवनेस, एक ऐसा शब्द जिसे सब इस्तेमाल करते हैं पर कोई ठीक से समझा नहीं पाता कि इसे करते कैसे हैं। यह चैप्टर हमें माफी के असली मतलब और उसके रास्ते के बारे में बताता है। सबसे पहली और गहरी सच्चाई यह है कि माफी का मतलब यह स्वीकार करना है कि अतीत बदला नहीं जा सकता। एशले सी फोर्ड कहती हैं, यह इस उम्मीद को छोड़ देना है कि यह अलग होने वाला था। हम अक्सर यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन यह हमारा काम नहीं है। माफी का मतलब है आगे बढ़ना, भले ही हमें जवाब न मिले। दूसरी जरूरी बात, माफी तुम्हारे और तुम्हारे बीच का मामला है। यह दूसरे इंसान के लिए नहीं है, यह तुम्हारी अपनी आजादी के लिए है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उन्हें अपनी जिंदगी पर नियंत्रण दे देते हैं।
अमांडा कहती हैं कि माफ करना यह कहना है, हाँ, यह हुआ था और अब मैं तय करूंगी कि आगे क्या होगा। इसके लिए दूसरे व्यक्ति की भागीदारी की जरूरत नहीं है। तीसरा, माफी का मतलब हमेशा रिश्ते को फिर से जोड़ना नहीं होता। कभी कभी माफ करने का मतलब होता है उस जुड़ाव को जाने देना। अमांडा कहती हैं कि नफरत और गुस्से में जुड़े रहना भी एक तरह का कनेक्शन है। माफी उस कनेक्शन को छोड़ने की हिम्मत है ताकि तुम सच में आजाद हो सको। और अगर तुमने किसी को चोट पहुंचाई है तो माफी मांगने का सही तरीका क्या है? रब्बी डान्या रटनबर्ग टीशुवा के बारे में बताती हैं, जिसका मतलब है वापसी। इसके 5 चरण हैं। 1, अपनी गलती मानो। 2, खुद को बदलो ताकि तुम दोबारा वह गलती न करो। 3, जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। 4, माफी मांगो। और 5, अगली बार अलग विकल्प चुनो। यह सिर्फ सॉरी कहने से कहीं ज्यादा है। यह खुद को बदलने की एक प्रक्रिया है। अध्याय 18, मैं अटके हुए महसूस करने से कैसे बाहर निकलूं? हाउ डू आई गेट अनस्टक? हम सब जिंदगी में कभी ना कभी अटक जाते हैं। जब हम एक ही पैटर्न में फंसे रहते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं सूझता। यह चैप्टर हमें उस अटकी हुई जगह से बाहर निकलने के तरीके बताता है। इसकी जड़ में हमारे पुराने विश्वास, बिलीफ्स और प्रोग्रामिंग है। हम अपने व्यवहार को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम उसके नीचे छिपे विश्वास को न बदलें। और विश्वास को बदलने के लिए नए तरीके से व्यवहार करना पड़ता है। यह एक चक्र है। तो पहला कदम है, शांत हो जाओ और हरकत में आओ। गेट स्टिल एंड गेट मूविंग। ग्लेनन बताती हैं कि जब उनकी शादी टूट रही थी तो वह एक योगा क्लास में 50 मिनट तक बिना हिले बैठी रहीं और अपने सभी डरों का सामना किया। शांति हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देती है। और फिर हरकत में आना, जैसे टहलने जाना, हमें उस अटकी हुई ऊर्जा से बाहर निकालता है। दूसरा, उस खेल को खेलना बंद कर दो जिसे तुम जीत नहीं सकते। हम अक्सर पूर्णता, परफेक्शन, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी या सबको खुश रखने जैसे खेल खेलते रहते हैं। यह एक हारने वाला खेल है। डेवोन प्राइस अपने पालतू जानवर डंप ट्रक का उदाहरण देते हैं, जो कुछ भी उत्पादक नहीं करता, फिर भी वह सुंदर और प्यारा है। हमें भी खुद को बस जिंदा होने की इजाजत देनी है। तीसरा, ज्यादा करने के बजाय कम करो। ए नागोस्की कहती हैं कि जब तुम्हें लगे कि और हिम्मत चाहिए तो असल में तुम्हें और मदद चाहिए। जब लगे कि और अनुशासन चाहिए तो तुम्हें और दया चाहिए। कभी कभी कम करना ही ज्यादा होता है। और आखिर में, अपनी भूमिका निभाओ और दूसरों को उनकी भूमिका निभाने दो। सेलेस्टे एनजी कहती हैं कि यह समझना कि तुम अकेले नहीं हो, एक टीम का हिस्सा हो, बहुत बड़ी ताकत देता है। तुम सब कुछ नहीं कर सकते और यह ठीक है। अपने हिस्से का काम करो और बाकी दुनिया पर छोड़ दो। अटक जाना एक संकेत है कि अब दिशा बदलने का समय आ गया है। अध्याय 19, मैं अभी तुरंत बेहतर कैसे महसूस करूं? हाउ डू आई फील बेटर राइट नाउ? जब चिंता और तनाव हम पर हावी हो जाते हैं तो हम अक्सर उन चीजों की ओर भागते हैं जो हमें और भी बुरा महसूस कराती हैं, जैसे जंक फूड या सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉलिंग। यह चैप्टर हमें कुछ ऐसे छोटे और असरदार तरीके बताता है जिनसे हम अभी इसी पल बेहतर महसूस कर सकते हैं। सबसे पहला और शक्तिशाली तरीका है, एक गहरी सांस लो। मार्था बेक कहती हैं कि सांस लेते हुए सोचो, मैं ब्रह्मांड की हर चीज को जैसी है वैसी रहने दे सकता हूँ। और सांस छोड़ते हुए सोचो, मैं वास्तविकता के प्रति अपने प्रतिरोध को छोड़ रहा हूँ। ग्लेनन बॉक्स ब्रीदिंग का तरीका बताती हैं,
5 सेकंड सांस अंदर, 5 सेकंड रोको, 5 सेकंड बाहर, 5 सेकंड रोको। यह तुरंत शांति देता है। दूसरा तरीका है रुको, पॉज। ग्लेनन इसे जादुई ठहराव कहती है। प्रतिक्रिया करने से पहले बस 30 सेकंड का ठहराव युद्ध और शांति के बीच का अंतर हो सकता है। यह हमें अपनी समझदारी और रचनात्मकता का उपयोग करने का मौका देता है। तीसरा, अपनी इंद्रियों पर वापस लौटो। जब हम चिंतित होते हैं तो हम अपने दिमाग में भविष्य के डरों में खो जाते हैं। अपनी इंद्रियों का उपयोग करके हम वर्तमान में लौट सकते हैं। ग्लेनन बताती है कि अपने हाथ में कोई चीज पकड़ो, देखो कि वह कैसी महसूस होती है। कुछ ऐसा देखो, कुछ ऐसा सुनो, कुछ ऐसा सूंघो। यह हमें ज़मीन से जोड़ता है। चौथा, अपने शरीर की देखभाल करो। ज़ेन हैटमेकर बताती है कि ब्रेने ब्राउन ने उन्हें संकट के समय अपने शरीर की देखभाल को प्राथमिकता देने की सलाह दी थी। अच्छा खाना, पानी, नींद और हरकत। और आखिर में, खुद के प्रति नरम रहो। डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ की कहानी, जब वह हवाई जहाज में अपने ऑटिस्टिक बेटे के साथ थी और उन्होंने खुद को करुणा से भर दिया, यह सिखाती है कि आत्मकरुणा सबसे बड़ी ताकत है। ये छोटे छोटे कदम हमें तुरंत राहत दे सकते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने सबसे बड़े मददगार खुद हैं। अध्याय 20, आखिर इसका मतलब क्या है? What is the point? और अब हम आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इस सब का मतलब क्या है? यह जिंदगी, यह दुख, यह प्यार, यह संघर्ष, आखिर इसका मकसद क्या है? यह चैप्टर हमें कोई सीधा जवाब नहीं देता, क्योंकि शायद कोई सीधा जवाब है ही नहीं। केट बॉलर कहती है कि जिंदगी का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यह हमें एक नई दृष्टि देता है। ग्लेनन कहती है कि जिंदगी ब्रूटिफुल है, यानी क्रूर, ब्रूटल और सुंदर, ब्यूटिफुल का मिश्रण। और सुंदरता हमेशा 51% पर जीत जाती है। दर्द और खुशी, नुकसान और प्यार, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। हम दर्द को सुन्न करके खुशी को नहीं पा सकते। जब हम दर्द को सुन्न करते हैं तो सुंदरता भी पहुंच से बाहर हो जाती है। तो मकसद क्या है? शायद मकसद है जुड़ाव, कनेक्शन। ग्लेनन कहती है कि हम अदृश्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम उस अदृश्य जाल पर स्याही फेंकते हैं ताकि वह हमें दिखाई दे सके। हम यह याद करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। मकसद है कर्म, एक्शन। ज़ेन फोंडा कहती हैं कि वह इस ग्रह को बचाने के लिए वह सब कुछ करना चाहती हैं जो वह कर सकती हैं। ब्रिटनी कूपर कहती हैं कि वह उस पक्ष के लिए मूर्ख बनने को तैयार हैं जो मानता है कि लोग अपने इच्छित भविष्य के लिए लड़ सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा मकसद है सवालों के साथ नाचना, न कि जवाबों के पीछे भागना। सुलेखा जौवाद कहती हैं कि वह हर दिन ऐसे जीना चाहती हैं जैसे यह उनका पहला दिन हो, न कि आखिरी। नई आंखों से दुनिया को देखना, जिज्ञासा और आश्चर्य के साथ। ग्लेनन कहती है कि जब वह छोटी बच्ची थी तो वह एक जंगल में घूम रही थी और खुश थी जब तक कि वह क्या से क्यों पर नहीं चली गई। जब उन्होंने चिल्लाकर कहा, मुझे नहीं पता, तो पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। मुझे नहीं पता जादुई और मुक्तिदायक शब्द हैं। शायद जिंदगी का कोई एक मकसद नहीं है। शायद मकसद है हर पल में मौजूद रहना, प्यार करना, दर्द महसूस करना, जुड़ना और बार बार यह कहना, मैं यहाँ हूँ।